आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन बताना है। स्केर्ड ग्रोव्स के बारे में बताना है। तो बहुत सारे धर्मों में वनों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। यानी बहुत से ऐसे धर्म हैं जहां पर वनों को देवता माना जाता है और देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है, और उसमें रहने वाले सभी जंतुओं तथा पेड़ पौधों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। चूंकि उन्हें देवता मानते हैं, इसलिए उसमें जितने भी जंतु रहते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनको सेव किया जाता है, पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे क्षेत्रों को पवित्र उपवन कहा जाता है। ऐसे ही क्षेत्रों को क्या कहते हैं? स्केर्ड ग्रोव्स कहा जाता है या पवित्र उपवन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, पवित्र उपवन क्या होगा कि बहुत से ऐसे धर्म हैं जहां वनों को देवता माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और जहां पर वनों को देवता और पूजा की जाती है वहां पर जो जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे क्षेत्रों को ही पवित्र उपवन कहते हैं। ये मुख्यतः मेघालय में खासी, कहाँ कहाँ पर हैं? मेघालय में खासी, जैंतिया पहाड़ियों पर तथा राजस्थान में आरावली की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। यानी जो पवित्र उपवन है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आरावली की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, जैंतिया पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, मेघालय की खासी में पाए जाते हैं। फिर इस क्षेत्र के लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये वन हमारे देवता हैं और उनकी कृपा दृष्टि से हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। यानी इस क्षेत्र में जो रहने वाले जनता है, जनार्दन है, वो क्या सोचते हैं कि ये वन जो है हमारे देवता हैं और इनकी कृपा से, इनकी कृपा दृष्टि से ही हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं की जाति विविधता 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? तो इसका आंसर होगा, पृथ्वी पर जंतुओं की 72% से अधिक तथा पौधों की केवल 22% जातियां उपलब्ध हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जंतुओं में गति और सोचने समझने की क्षमता होती है। यानी जो जंतु होते हैं इनमें गति करने की क्षमता होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो जंतु होते हैं ये स्वयं को बदलते हुए वातावरण के साथ अनुकूलित कर सकते हैं। यानी जैसा वातावरण हो जाता है बिल्कुल उसी के साथ अनुकूलित भी अपने आप को कर लेते हैं। जबकि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इनमें ना तो गति करने की क्षमता है, ना सोचने समझने की क्षमता है, और ना ही ये स्वयं को वातावरण के साथ अनुकूलित कर पाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये बिल्कुल ये स्थायी होते हैं। जो पौधे होते हैं ये बिल्कुल स्थायी होते हैं। इसीलिए पादपों की जाति विविधता 22% है, जंतुओं की जाति विविधता 72% है। यानी जंतुओं में अधिक विविधता इसीलिए पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या आप इसे उचित समझते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ। अनेक प्रकार के ऐसे परजीवी तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव उपलब्ध हैं जिनसे हम जानबूझकर छुटकारा पाना चाहते हैं। यानी अनेक प्रकार के परजीवी जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना जीवन जीते हैं, परजीवी कहलाते हैं, और रोग कारक सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो अनेक प्रकार के ऐसे परजीवी तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव उपलब्ध हैं जिनसे हम जानबूझकर छुटकारा पाना चाहते हैं। वैज्ञानिकों ने स्मॉल पॉक्स के विषाणु को मारने के लिए कठिन प्रयत्न किए हैं, बहुत हार्ड वर्क किए हैं, और अब इसी प्रकार से HIV के विषाणु को भी इस संसार से समाप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यानी HIV का जो विषाणु होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी जो वायरस होता है, इस विषाणु को मारने के लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ये किसका विषाणु है? तो एड्स जो रोग हो जाता है उसका विषाणु है, और मानव कल्याण के लिए ऐसा करना उचित भी है। यानी प्रश्न था, क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? तो ये जो रोग कारक होते हैं, अनेक प्रकार के जो परजीवी होते हैं, इनको हम लोग जानबूझकर मारना या कह लीजिए कि विलुप्त करना चाहते हैं, ये उचित है। जैव विविधता अथवा बायोडायवर्सिटी के 3 आवश्यक घटकों या कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। यानी बायोडायवर्सिटी के 3 कंपोनेंट बताना है। तो जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक, पहला है आनुवांशिक विविधता, अथवा इसे अंग्रेजी में जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाता है,
और दूसरा है जातीय विविधता, जिसे स्पीशीज डाइवर्सिटी कहा जाता है। और तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता, जिसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। ये जो आनुवांशिक विविधता है या जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इसके अंतर्गत आनुवांशिक स्तर पर विविधताएं पाई जाती हैं, और जातीय वाले में जातीय स्तर पर विविधताएं पाई जाती हैं, और पारिस्थितिकी विविधता में पारितंत्र स्तर पर विविधताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकविद किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करते हैं। जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वह किस प्रकार पूरे वर्ल्ड की जातियों का आकलन करते हैं, या कह लीजिए कि अनुमान लगाते हैं। आकलन यानी अनुमान लगाना। तो पारिस्थितिकीविद विश्व की कुल जातियों का आकलन या अनुमान सांख्यिकी तुलना के आधार पर करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई कीट प्रजाति है और वो कीट प्रजाति अथवा कीट समूह की बहुलता ज्ञात करने के लिए कि कितनी ज़्यादा है, उसको ज्ञात करने के लिए किसी उष्णकटिबंधीय कीट समूह की संख्या से तुलना की जाती है। और ऐसा उष्ण संबंधी कीट समूह होगा जिसका अध्ययन पहले किया जा चुका हो, उससे तुलना की जाती है। इस प्रकार तुलनात्मक आधार पर नए समूह की कुल संख्या का आकलन कर लिया जाता है। यानी जब तुलना करते हैं तो उसी आधार पर उसका अनुमान लगा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंध क्षेत्रों में उच्च स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है। इसकी 3 परिकल्पनाएं दीजिए। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं इसमें उच्च हाई लेवल की जाति समृद्धियां क्यों मिलती हैं। तो 3 परिकल्पनाएं देना है। पहली है, नई जातियों का बनना अधिक समय में होने वाला प्रक्रम है। यानी जो नई जातियां हैं ये प्रोसेस कब अधिक समय में बनती हैं, ज़्यादा समय लग जाता है। और शीतोष्ण क्षेत्रों में बर्फ गिरने से अनेक जातियां विलुप्त हो जाती हैं। जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं, ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ पर बर्फ गिरती है। बर्फ गिरने से क्या होता है कि बहुत सी जातियां विलुप्त हो जाती है। जो हिमनद वाले क्षेत्र हैं, हिमनद वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि बर्फ गिरने से बहुत सी जातियां खत्म हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। जबकि ऐसा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं होता है। यानी जहाँ पर गर्म क्षेत्र है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अतः यहाँ पर उच्च स्तर की जाति समृद्धियां मिल जाती हैं। फिर दूसरी परिकल्पना है, इन क्षेत्रों में वातावरणीय दशाएं लगभग अपरिवर्तनशील होती हैं। क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं यहाँ पर जो वातावरणीय दशाएं हैं वो लगभग में परिवर्तित नहीं होती हैं, बदलती नहीं हैं। और जातियों की विलुप्तता की आशंका भी न्यूनतम होती है। जब बदलती नहीं है इसीलिए जो जातियां होती हैं वो विलुप्त नहीं होती हैं, खत्म होने की जो उनकी शंका होती है बहुत ही कम होती है, न्यूनतम होती है। फिर तीसरा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की उपलब्धता अधिक होती है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो सोलर एनर्जी है अधिक मिल जाती है, जो उच्च उत्पादकता उपलब्ध कराती है। और ऐसा मिलने से क्या होता है कि उत्पादकता बहुत अधिक बन जाती है, जो प्रोडक्शन होता है वो अधिक हो जाता है। यह उच्च उत्पादकता जातियों की अधिक संख्या के लिए लाभदायक होती है। अब अधिक चीज़ें उत्पन्न होंगी तो जहाँ पर जातियाँ रह रही हैं उनके लिए लाभदायक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति छाति के मुख्य कारण बताइए। छाति यानी विलुप्त हो जाना या कह लीजिए कि खत्म होने लगना, तो इसे जाति छाति कहा जाता है। इसके मुख्य कारण बताना है। तो कई कारण है। पहला कारण है आवासीय क्षति एवं विखंडन। तो यह जीवों की विलुप्त का मुख्य कारण है। जो आवासीय क्षति और विखंडन है यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी विलुप्त का मुख्य कारण है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का नष्ट होना आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो जो नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो गए हैं, वो आवासीय क्षति का सबसे बढ़िया सा उदाहरण है। विशाल अमेज़न वर्षा वन में करोड़ों जातियां निवास करती हैं और इन वनों को मानव द्वारा चारागाहों तथा कृषि के लिए काटकर साफ कर दिया गया है। मानव ने क्या किया कि चारागाहों को सब साफ कर दिया है और जो वन थे वहां पर वो भी सब साफ कर दिए, कृषि करने के लिए वनों को काट दिया है। प्रदूषण के कारण भी आवास में विखंडन हुआ है, जिसके कारण अनेक जातियों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। यानी प्रदूषण हुआ तो जो आवास थे इधर उधर भागे, जिसके कारण अनेक जातियों के जो जीव थे वो संकट उत्पन्न हो गए उनके लिए। फिर दूसरा है अतिदोहन। तो मानव ने लालचवश प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन किया है। जो प्राकृतिक संपदा है, पेड़ पौधे हैं, अन्य चीजें हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज किया है, जिसके कारण बहुत सी जातियों का जीवन संकट में आ गया है। अगर आप प्राकृतिक संपदा के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विदेशी जातियों का आक्रमण। तो जब नई जातियां किसी भी प्रकार यानी चाहे वो मानव के द्वारा स्वयं क्यों ना हो, तो किसी भी प्रकार से किसी क्षेत्र में आती हैं तो उनमें से कुछ जातियां
आक्रामक होकर स्थानिक जातियों की विलुप्तता का कारण बनते हैं। यानी उसमें से कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो नई आई हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो स्थानिक जातियों को मार देती हैं, खत्म कर देती हैं, किसी न किसी कारण बस उनको चोट पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं, जिसके कारण वो विलुप्त हो जाती हैं। फिर अगला है सह विलुप्तता। तो एक विकसित जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरी पादप एवं जंतु जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। अगर कोई ऐसी विकसित जाति है जिस पर कोई दूसरे पौधे आधारित थे, जंतु आधारित थे, अगर वो विकसित जाति खत्म हो जाती है तो उस पर जो पौधे जंतु आधारित थे वे भी विलुप्त होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। जैसे एक पादप विलोपन होने से उस पर आधारित जो कीट होते हैं, अन्य बहुत चीजें जीव जंतु होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, उनका विलोप हो जाता है।